लास्ट टॉपिक आपका वेव्स हो गया था ना। ठीक है, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होना है, हेडिंग डालिए ऑप्टिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्या, फिजिक्स का मेन आज टॉपिक होने आ रहा है ऑप्टिक्स। सिंपल भाषा में इसी को बोलते हैं लाइट। ऑप्टिक्स या लाइट पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा स्कूल स्कूल में पढ़ा होगा। तो लाइट जो है वो कौन सा कैरेक्टर रखता है, किस चीज का कैरेक्टर रखता है, बेसिकली वेव का रखता है या कुछ और कैरेक्टर रखता है? कुछ आइडिया नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लाइट को डिफाइन करेंगे तो क्या है लाइट? लाइट को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो लाइट क्या है आपके हिसाब से? लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? अगर एक डेफिनेशन आप देना चाहें ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए, क्या सही बात है, ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए एक एनर्जी है। लिख लीजिए, इट इज एन एनर्जी, इट इज एन एनर्जी विच ट्रांसमिट थ्रू या विच ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विच ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक प्रकार की ऊर्जा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। एक प्रकार की ऊर्जा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। सिंपल एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में क्या करती है, मूव करती है। लाइट नहीं, अगर कम हो रही तो लाइट आप ठीक है, तुम लोगों को लाइट लाइट कम तो नहीं लग रही है वहां से? सारे स्विच बंद है इसलिए कह रहा हूं मैं, ऑन कर लीजिए स्विच आपको जिसको भी कम लग रही हो। ठीक, लिखिए, एवरी सोर्स एमिट सम रेडिएशन। हर एक सोर्स, स्रोत एक रेडिएशन को एमिट करता है, एक रेडिएशन को एमिट करता है, निकालता है। which reflect from the goods which reflect from the goods on our eyes, जो परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है, जो परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ता है, on our eyes. This reflection is called light, या this radiation is called light. इसी विकिरण को, अरे क्या नौटंकी चल रही है यार, दिस रेडिएशन इज कॉल्ड लाइट। इस रेडिएशन को क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। जैसे लिखो शिखो, देर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पहले होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब होता है जिनसे लाइट खुद निकलती है, मतलब जिसमें हम कुछ करें तो उससे लाइट निकल जाए। एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन है, सन, सन, लैंप एटसेट्रा। जब हम जलाते हैं तो उससे लाइट निकलती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं आपकी? ल्यूमिनस। दूसरी होती हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं जिनसे लाइट नहीं आती, जिनके ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ने के बाद पड़ता है। तो जिनसे नहीं पड़ती वो है आपका टेबल, चेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी नॉर्मल वस्तुएं होती हैं, नॉर्मल गुड्स होती हैं, वो इसी में आती है आपके नॉन ल्यूमिनस में। टेबल, चेयर, अर्थ एटसेट्रा, ये सारी, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती हैं। पहली चीज है लाइट की डेफिनेशन क्या होती है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, हेडिंग डालिए, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश जो होता है उसकी दोहरी प्रकृति काम करती है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब जो लाइट होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है, दोहरी प्रकृति का काम होता है लाइट पे। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, दो तरीके से लाइट काम करती है, लिखो। फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ वेव। पहला कण की तरह, दूसरा तरंग की तरह। कण की तरह और तरंग की तरह, दो तरीके से ये काम करती है। इसको ड्यूअल नेचर बोलते हैं, ध्यान रखना। थोड़ा सा टेक्निकल चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब शांत से पढ़ना क्या मैं बता रहा हूं। ड्यूअल नेचर में अब जहां पे आपने लिखा हुआ है पहला वेव, तरंग लिखे हो, तो उसके डैश करके मैं कुछ वर्ड दे रहा हूं। फिनोमिना होते हैं लाइट के, आपने सुना, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन वगैरह सुने हो, तो वो चीज मैं बताने जा रहा हूं। तो जहां पे आपने लिखा हुआ है वेव नेचर, डैश करके उसके एग्जांपल लिखिए। पहला होता है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। दूसरा होता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, DIFF, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, विवर्तन। थर्ड होता है पोलराइजेशन,
पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण। क्या नौटंकी हो रही है आज? एक बार ना जरा बोर्ड देखो, स्विच तो अपना तो नहीं गिर रहा एमसीबी कहीं, एक बार देखो जरा, तो इतनी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए। एमसीबी गिर रही होगी बार बार, एक बार चेक करो। क्या लिखे हो? पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। नेक्स्ट रिफ्रैक्शन, REFRA, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो ये सारे जो फिनोमिना होते हैं, क्या लाइट का क्या सीन है? एमसीबी गिरी हुई है, कटी रही है फिर आज मतलब। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन। ठीक है, ये सारे जो नेचर होते हैं क्या बताते हैं? वेव नेचर बताते हैं। दूसरा है आपका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दूसरा क्रॉम्पटन इफेक्ट, CROMPTON, क्रॉम्पटन इफेक्ट। ये दोनों प्रकाश की पार्टिकल नेचर को बताते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट होते हैं। कुछ है, थ्योरी होती है। ध्यान रखना, जो पार्टिकल वाला नेचर वाली थ्योरी है न्यूटन ने दी है, जहां पे लिखना चाहिए लिख लीजिए, पार्टिकल नेचर एनालिसिस डन बाय न्यूटन। पार्टिकल नेचर की जो थ्योरी दी है वो किसने दी है? न्यूटन ने दी है। और वेव नेचर जो है वो है हाइगन की, कल भी मैंने आपको बताया था, HYGEN, हाइगन की थ्योरी याद आ रहा? हाइगन कल बताया गया था आपको। ठीक, पहली चीज तो ये डुअल नेचर हो गया, यानी एक आपका लाइट जो होती है वो आपकी या तो वेव होती है या तो पार्टिकल होती है। पहली चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट आओ, हेडिंग डालिए एमिशन ऑफ लाइट। एमिशन ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ लाइट का मतलब सिंपल है, ये मैंने कल भी बताया था, जब कोई चीज गर्म होती है तो वो लाइट इमिट करने लगती है। ये याद है कुछ? इस चीज को बहुत, यही होता है एमिशन ऑफ लाइट में। ध्यान से लिखो, when a object, when an object getting hotter, जब कोई पिंड लगातार गर्म होता जाता है, then it radiate thermal radiation, then it radiate thermal radiation and light। तो ये ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश दोनों का उत्सर्जन करता है। ऊष्मीय विकिरण का भी, यानी गर्मी भी आती है, लाइट भी आती है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं ऐसे, बट ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके के होते हैं। एग्जांपल जनरली 2-3 इंस्ट्रूमेंट लिख लो, हीटर, हीटर। ध्यान रखना प्रेस मत लिखना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है प्रेस, क्योंकि प्रेस जो होता है वो लाइट इमिट नहीं करता है, हीट इमिट करता है। समझ रहे हो? हीटर इमिट करता है। फर्क समझ में आ रहा है ना? हाँ। कोयला, क्या लगता है? कोल लाइट इमिट करता है कि नहीं करता है? कोयला भेजो, भेजो कोयला। इसके अलावा अगर आप रॉड को करेंगे गलन, भेजो भेजो, कोई बात है, वो रास्ते वालों, दूर वालों को आने दो यार, उनको मैं जानता हूं। नेक्स्ट लिखिए आयरन रॉड, आयरन रॉड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज बेसिकली डिपेंड, इट इज बेसिकली डिपेंड, ये निर्भर करता है। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ा स्पीड में आइए। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के कारण। दूसरा होता है टेम्परेचर, तापमान के कारण। ऑक्सीजन और टेम्परेचर इन दोनों के कारण बेसिकली डिपेंड। सही बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा हॉटर, जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगी उतना ज्यादा चीज। अच्छा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो चीजें जलती हैं, तो जानते ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। कल मैंने आपको लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां तक बताई थी? लाइट की वेवलेंथ जो बताई थी, 7 कलर की वेवलेंथ कहां से कहां तक थी? रद्द हो गई है यार। मैंने कहा था रेड कलर सबसे ज्यादा डेंजर कलर होता है, तो उसकी वेवलेंथ बताई थी। तो कहां से कहां तक है? ना 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 ना, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम वाला 4000 टू 70। ये रट जाइएगा, जो लाइट होती है, लाइट की वेवलेंथ यहां से यहां तक होती है। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, तो लाइट 4000 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक की होती है, डिपेंड ऑन कलर। ये चीज ध्यान रखना, पूछे हुए हैं। चलो हेडिंग डालो, कैरेक्टर ऑफ लाइट्स, प्रकाश के लक्षण। कैरेक्टर ऑफ लाइट, प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं?
तीन चार पांच पॉइंट होते हैं जो पूछता है कई बार कि लाइट जो होती है वो इस तरीके की चीज़ों को बताती है। पहला, इट मूव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन मीडियम। प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर्टिकुलर मीडियम में चल रहा है उस पर डिपेंड करती है लाइट। सही बात है, हवा में है डिपेंड होता है। नेक्स्ट, हाईएस्ट स्पीड इन, नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट स्पीड इन वैक्यूम। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की स्पीड होती है वो हमेशा वैक्यूम में होती है, निर्वात में होती है। हाईएस्ट स्पीड इन वैक्यूम, निर्वात में, ध्यान रखना कितनी होती है अभी मैं डेटा दे दूंगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज बताइए, रिफ्लेक्शन समझते हो? रिफ्लेक्शन, कोई चीज टकरा करके रिफ्लेक्ट होना, क्या लगता है गैस रिफ्लेक्ट करती होगी? गैस लाइट को रिफ्लेक्ट करती होगी? अबे आराम से दिमाग लगाओ। गैस रिफ्लेक्ट करती है लाइट को? कमाल है यार, गैस रिफ्लेक्ट करती तो तुम चीजें नहीं देख पाओगे। अभी तो सामने लाइट है, अगर गैस, हवा तो गैस है, तो अगर इस गैस में लाइट का रिफ्लेक्शन होने लगे तो आपको कोई चीज दिखेगी? कोई चीज दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि सामने वाली चीज तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि हवा से टकरा के वापस हो जा रही, तुम्हें दिखेगी नहीं। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट केवल सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड रिफ्लेक्ट करता है, सॉलिड और लिक्विड ये दोनों का ही क्या होता है, कैरेक्टर होता है। ध्यान से लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ओनली डन इन सॉलिड एंड लिक्विड। लाइट का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन केवल सॉलिड और लिक्विड में ही होता है, ठोस और द्रव में ही होता है, ठोस और द्रव में ही होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर थे जो सिविल्स में आ रखे हैं, पूछे हुए हैं आपसे कि एक दो तीन, ये तीनों चारों कैरेक्टर हो गए। नेक्स्ट आइए, मोशन ऑफ लाइट, हेडिंग डालिए। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, तीन चार क्वेश्चन बेसिक तो यूपी में तो पहले डायरेक्ट आते हैं कि टोटल लाइट को आने में कितना टाइम लगता है, सुने हो, सन से अर्थ तक आने में कितना लगता है, स्पीड क्या होती है, तो कुछ बेसिक तो फिनोमेना ठीक है, बट कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, लिखो। ठीक, इधर लिखो मीडियम, इधर लिखो स्पीड। मीडियम स्पीड, माध्यम और चाल अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन, मैंने फिर बोला किस चीजों पर डिपेंड करता है। पहला लिखो वैक्यूम, वैक्यूम निर्वात, ध्यान से स्पीड लिखना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वाटर, जल, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 सब में रहेगा जितने मैं बोलने जा रहा हूं। नेक्स्ट ग्लास, कांच, 2 इंटू 10 टू द पावर 8। नेक्स्ट नायलॉन, नायलॉन सुना आप लोगों ने, नायलॉन की जो रस्सी होती है, नायलॉन की, हाँ थ्रेड वगैरह होते हैं, नायलॉन 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8, 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8। और लास्ट पूछा हुआ है डायमंड, डायमंड हीरा, 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8, 1.24 इंटू 10 टू द पावर 8। देखो बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं, तो मीडियम ऐसे भी कितना रटोगे, मीडियम की कमी नहीं है, बट जनरली जो आए हुए वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लाइट आ गई ना। नेक्स्ट लिखिए, तुरंत ही एक्लिप्स समझी लो, एक्लिप्स, हेड डालिए, एक्लिप्स ग्रहण, एक्लिप्स ग्रहण, सुना है ग्रहण के बारे में आप लोगों ने? दो तरीके के ग्रहण होते हैं, कौन कौन से दो तरीके से? सबको पता है यार, फटाफट लिखिए। पहला लिखिए सोलर इक्लिप्स। अच्छा, किसी भी इक्लिप्स में तीन ऑब्जेक्ट काम करते हैं, कौन से तीन? सन, मून, अर्थ, घूम फिर के ही होता है। ठीक, सोलर इक्लिप्स में आप क्या नहीं देख पाते? मून नहीं देख पाते। अब सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है ना, तो सूर्य ग्रहण में ग्रहण किस पे लगा? सूर्य पे ना, तो तुम सूर्य नहीं देख पा रहे हो ना, तो तुम सूर्य नहीं देख पा रहे मतलब तुम्हारे सूर्य के बीच में कुछ आ गया। सही बात है, तो लिख लीजिए तीन ऑब्जेक्ट। समझ मेरी बात, समझ रहे हो मैं क्या? तीन सर्किल बनाओ आगे पीछे, उसमें सीधी बात है सबसे पहला कौन होगा जिसमें हम लोग हैं? अर्थ। सबसे लास्ट वाला सन, और बीच में क्या आ गया? मून।
तो सीधी बात है, यहां से हम नहीं देख पाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक। दूसरी चीज क्या होगी? ये समझ गया मेरी बात तुम लोग? सूर्य ग्रहण भाई सीधी बात है, मेरे और सन के बीच में, मैं डायरेक्ट सन को अभी देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे और सन के बीच में कुछ आ जाए तो तुम नहीं देख पाओगे कि नहीं? सिंपल। तो इसीलिए क्या होगा, तुम मून आ जाता है। इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। कंपलसरी होता है ऑन नो मून डे। नो मून अमावस्या वाले दिन ये बनता है। वेट 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 वेट, सन सोलर इक्लिप्स लिख रहे हो ना? फुल मून, पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट, दूसरा लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। कौन आ जाएगा? तुम क्या नहीं देख पाओगे? तुम मून नहीं देख पाओगे, सभी तो चंद्र ग्रहण हुआ। तो सीधी बात है, कौन आ गया? किसके बीच में? सन आ गया। हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था, मेरे को लगा कोई तो बोलेगा सन आ गया सर। अबे सन वही है, सन नहीं हिलेगा। बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिया। क्या? देखो, अच्छा चंद्रमा, क्यों चंद्रमा दिखता है आपको रात में? क्यों? चंद्रमा क्या है? स्टार। मून क्या है? स्टार। अबे मून क्या है? सैटेलाइट है। सीधी बात है, तो सैटेलाइट की खुद की एमिशन होती है? नहीं। तो सीधी बात है, स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं वो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, रूल है। जो सैटेलाइट होता है वो नहीं एमिट करते हैं, लेकिन चंद्रमा पे लाइट दिखती है आपको, तो इसका मतलब वो उसकी खुद की लाइट नहीं है ना, वो लाइट होती है जो आती है सन से। ठीक, सिंपल है यार। सन से मून के ऊपर लाइट पड़ती है, हम अर्थ में उसको देख रहे हैं। अब सन से जो लाइट मून की तरफ आ रही है, उसके बीच में रुक जाए कुछ, तो मूवमेंट जिस चीज का हो रहा होगा वही होगा। सन स्टेबल है, सन के चारों तरफ अर्थ, अर्थ के चारों तरफ रोटेशन किसकी होती है? मून की। तो सिंपल है, सन इधर साइड में होगा मून, बीच में कौन आ जाती है? अर्थ। तीन सर्किल, तीनों सर्किल ध्यान से, तीनों सर्किल, पहले वाले सर्किल में सन, दूसरे सर्किल में अर्थ, तीसरे सर्किल में मून। समझ रहे हो? तो सन अर्थ के बीच में क्या आ गया आपका? मून आ गया। और हाँ, समझ गए आप क्या है? ठीक, ये हिस्सा कहलाता है आपको ये। चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट इक्लिप्स पूछा हुआ, ये किस दिन होगा? दूसरे दिन, जो मैंने बता दिया, नो मून। नेक्स्ट, अम्ब्रा पेनुम्ब्रा सुने हो? छाया प्रछाया, कोई बात, हेडिंग डालिए, सब समझ जाएगा। छाया डालिए। अम्ब्रा, UMBRA। अम्ब्रा का मतलब होता है प्रछाया, प्रछाया, प्रछाया। सिंपल है, यहां से मैंने लाइट मारी, रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके पीछे का क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए? मैंने टॉर्च चलाया, सामने कर्टन, और कर्टन ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उस कर्टन के पीछे वाली चीज क्या दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी। तो पीछे क्या दिखेगा? शैडो। भाई सिंपल है, तुम्हारा शैडो कैसे दिखता है? भाई तुम्हारी, जब आप रोड पे चलते हैं तो तुम्हारी शैडो बनती है। सिंपल फिनोमिना, सन की लाइट तुम्हारे ऊपर गिरी, जब तुम्हारा शरीर ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, तो तुम्हारे ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो तुम्हारे शरीर से टकरा करके जो चीज बनेगी वो शैडो बनेगी, बिकॉज ये। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं जो पहला वाला आपने लिखा हुआ है, विच इज कॉल्ड प्रच्छा, यानी अम्ब्रा। क्लियर हो गया? ये सबको समझ में आ गया? तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, पहले सन बनाओ, सन बनाओ, सन के आगे लेके जाओ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दो। सबसे अच्छा तरीका होता है एरो बनाना, ऐसे लंबी लंबी खड़ी एरो बन गई, सन, उसके आगे एरो, उस एरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कर्टन कर दो ब्लैक कलर में, उसके पीछे डार्क कर दो। समझ रहे हैं आप लोग? कसम से यार, ये लोग कह रहे क्या बन रहा है यार। लाइट है भाई, थोड़ी मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं। चलिए, हेडिंग, यही समस्या। हाँ, कर्टन डार्क कर दो तुम। अबे डार्क किसको करोगे? कर्टन के पीछे वाला हिस्सा। कर्टन तो डार्क होगा तभी तो तुम्हारा शेडो बनेगा। कर्टन कैसा होगा भाई बताइए? अगर व्हाइट कर्टन है और ब्लैक कर्टन है, शेडो बनने की पॉसिबिलिटी किसमें है? ब्लैक में है। ठीक बात। तो इसको बोलते हैं, पहला क्या लिखो? अम्ब्रा। दूसरा लिखो पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा का मतलब होता है उपछाया। पेनुम्ब्रा का मतलब होता है उपछाया, उपछाया करके बोलते हैं। उपछाया समझ गए थोड़ा सा? मतलब अगर जो आपने वहां पे लाइट लगाई, जो कर्टन लगाया, कर्टन कैसा हो? सेमी, या सिंपली भाषा में लिखिए ट्रांसपेरेंट। नॉट ट्रांसपेरेंट लिखना ठीक नहीं होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। टेक्निकली मैं जाना नहीं चाह रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ट्रांसलूसेंट सुना है तुम लोगों ने? ठीक है, तो लिख लीजिए फिर तो।
ट्रांसल्यूसेंट, सिंपली भाषा में अर्धपारगम्य बोलते हैं इसको हिंदी में। तो उधर साइड में आपको दिखेगी चीज, दिखेगी बट प्रॉपर दिखेगी नहीं। पहले वाले में बिल्कुल नहीं दिख रही है, दूसरे वाले में हल्की दिख रही है, और तीसरे वाले में जब कुछ नहीं होगा तो पूरी दिखेगी। यही तो सीन है। एग्जाम्पल बता सकते हो ट्रांसलूसेंट वाला कोई ऑब्जेक्ट का? बटर पेपर, या आप घर में बना सकते हैं नॉर्मल पेपर, उस पर ऑयल लगाइए। कभी किया हरकत है सब? ऑयल लगा के देखते हैं तो दिखता है थोड़ा सा, बस वो होता है, वो इसका एग्जाम्पल होता है। ये दोनों आपको फिनोमेना कहलाते हैं। पहला अम्ब्रा और दूसरा हुआ पेनुम्ब्रा, उपछाया। ठीक है, डन। नेक्स्ट आइए, थर्ड होता है ट्रांसपेरेंट, वो तो कॉमन होता है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक, उसको तो कॉमन है। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। देखो ये पूछा हुआ है ध्यान से, ऑयल लगा हुआ पेपर या घिसी हुई कांच की प्लेट। कांच वाला तो छोड़िए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हेडिंग डालो फिनोमिना ऑफ लाइट्स। फिनोमिना ऑफ लाइट्स, लाइट्स के फिनोमिना कौन कौन से होते हैं? फिनोमिना ऑफ लाइट्स, पहला फिनोमिना होता है लाइट का फर्स्ट फिनोमिना में आइए, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। फर्स्ट फिनोमिना होता है रेक्टिलिनियर, प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन। प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन, सिंपली भाषा में ऋजुरेखीय गमन, सिंपल भाषा में लिखिए। सोचिए, अगर लाइट कहीं से चली किसी सोर्स से और रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा तो लाइट सीधी चलती चलेगी? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, अपने आप मुड़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है? नहीं। तो ये जो फिनोमिना ये कहलाता है, ठीक है। व्हेन लाइट स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स, जब लाइट किसी स्रोत से चले, स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स, किसी स्रोत से चले, कॉमा, इफ नो रेस्ट्रिक्शंस इन द पाथ ऑफ दैट लाइट, अगर उस प्रकाश के रास्ते में कोई रेस्ट्रिक्शंस ना आए, इफ नो रेस्ट्रिक्शंस कम इन पाथ ऑफ दैट लाइट, देन लाइट ऑलवेज मूव्स इन लीनियर डायरेक्शन, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ये हुई सिंपल, समझ गए? इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि प्रकाश जो होता है लाइट, वो जिस भी मीडियम में चल रहा है, अगर उस मीडियम की डेंसिटी इक्वल है तो वो जो लाइट होगा वो लीनियर मोशन दिखाएगा। सही बात है? फिर समझते हैं, अगर लाइट जिस भी मीडियम में चल रहा है, अगर उस मीडियम की डेंसिटी इक्वल है तो जो लाइट होगा वो लीनियर मोशन में चलेगा। बात सही है कि नहीं है भाई? सीधी बात है। अब जैसे इस समय लाइट है, ये गैस है, हम लोग कहां पे बैठे हुए हैं, हमारा मीडियम क्या गैस है इस समय? हवा, एटमॉस्फेयर। तो यहां पे लाइट सीधी आ रही है। अब आप लाइट डालोगे इसमें, पानी में, तो पानी में भी लाइट, अगर मैंने बताया कंपलसरी होना चाहिए, वाटर कैसा होना चाहिए? इक्वल डेंसिटी का। दो अलग डेंसिटी के वाटर होते हैं, सॉल्ट वाटर, नॉर्मल वाटर, उसमें लाइट मुड़ जाएगी। लेकिन अगर सीधे सीधे सॉल्ट वाटर में आप लाइट डालेंगे तो सीधी जाएगी। समझ गए? तो यहां पे इंपॉर्टेंट लिखो, डेंसिटी मस्ट बी इक्वल। ये टेक्निकल बात। घनत्व हमेशा समान होने चाहिए। डेंसिटी मस्ट बी इक्वल, घनत्व हमेशा समान होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल। इसके एग्जाम्पल आपको लिख लीजिए, एग्जाम्पल जरूर लिखिए। मैं बोलता हूं हर पॉइंट पे एग्जाम्पल आएंगे। इसके एग्जाम्पल होते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जितने होते हैं, सो लाइट सीधी सीधी पड़ती है तभी तो होगा भाई। उसमें आप क्या बनाते हैं? यहां पे बनाते हैं, मतलब भाई यहां क्या बनाते हो? सन, इससे लाइट आई, यहां क्या हुआ? अर्थ, और इससे लाइट आई मून। यही तो हुआ। तो ये सीधी सी लाइट मुड़ के तो नहीं आ रही है ना इस जितने भी आपके एक्लिप्स होते हैं। ये हुआ पहला। चलो दूसरा हो रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट होता है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन। इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। परावर्तन, रिफ्लेक्शन समझते तो होगे, कोई लाइट आई किसी चीज से टकरा करके वापस आना, ये तो रिफ्लेक्शन होता है, सबको पता होगा। परावर्तन क्या होता है? ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दो चीजें। खैर से लिख ही लो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, ऐसे लाइट बनाओ, यहाँ पे एक सरफेस बनाओ,
और रिफ्लेक्ट करो। तो ये जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट होती है ना, इसको बोलते हैं एल्बिडो। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी। ध्यान से, एल्बिडो, ये जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट है, पहली चीज। अब जो मुझे सिंपल बात है, जो एल्बिडो आप जानते हैं, समझ गए एल्बिडो क्या होगा? ठीक। तो ये जो लाइट आ रही है, तो इस वाली जो सरफेस है, इस सरफेस का एल्बिडो अलग अलग हो सकता है। हर एक सरफेस का सेम तो नहीं होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम होगा। तो ऑब्वियसली डिपेंड किस चीज पे, किसी चीज पे तो करता होगा। किस पे करेगा? क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया? मैंने बोला कि ये जो एल्बिडो है, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। चलो कोई 3 फैक्टर, जैसे मैं एक बता देता हूं, स्मूथनेस। अब आया समझ में? स्मूथ जो सरफेस है वो कितनी स्मूथ है, कितनी कॉम्प्लेक्स है। सही बात है, जितनी ज्यादा, अच्छा बताइए, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है और स्मूथ है, दोनों में से एल्बिडो बेटर किसमें होगा? भाई सीधी बात है, क्योंकि उबड़ खाबड़ प्रॉब्लम बहुत सारी चीजों का है। अब और बताओ 2 और चीजें। स्मूथनेस एक हो गया आपका, और बताओ कोई दूसरा एग्जाम्पल। कलर, हाँ कलर का फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सही है, लिख लीजिए दूसरा कलर। कलर में क्या? ब्लैक कलर का तो क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? ब्लैक कलर का मिनिमम होगा, सीधी बात है। और सबसे ज्यादा किस कलर का होगा? व्हाइट का। सही बात है, ठीक है। चलो और बताओ, सही जा रहे हो, और बताओ। लिक्विड और सॉलिड सरफेस का, सही बात है, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बिल्कुल आप कह सकते हैं लिक्विड या सॉलिड, ठीक है, क्योंकि गैस का तो नहीं, गैस का तो एल्बिडो नहीं हो रहा भाई, लिक्विड सॉलिड सरफेस का होगा। ठीक है, सही है, चलिए बढ़िया बताया आप लोगों ने। इसमें दिया हुआ है पॉलिश्ड और नॉन पॉलिश्ड, सिविल्स में आया हुआ है, तो क्या लगेगा, पॉलिश्ड या नॉन पॉलिश्ड? बेटर पॉलिश्ड वाले का, ठीक है। चौथा लिख लीजिए पॉलिश्ड, फोर्थ हो गया पॉलिश्ड आपका। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन, इसी में चलेगा अभी। रिफ्लेक्शन में लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ, परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला, ये सब जानते होंगे, इसको इस तरीके से बनाइए। एक सरफेस बनाइए, एक लाइट यहां डालिए, एक लाइट यहां जाएगी, यही तो होता है। बीच में इसका एक्सेस होता है। यहां पे ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, और ये हुआ तुम्हारा 6। सबके नाम पता है आपको? ये समझ गए क्या है पूरा हिसाब किताब? नोट करके बना लीजिए, और फिर एक एक करके इसके नाम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में चलिए 1 नंबर को लिखिए, पहले बना लीजिए, पहले बना लीजिए, कोई बात है, पहले बना लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले वाले को बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, सुना हुआ है सबने? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जो किरण आ रही है, जिस चीज पे आती है, ठीक है। पहला हुआ आपतित किरण, ठीक। दूसरा ये सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या दिया मैंने? ये तो सेकंड हुआ आपका परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण, ठीक है। चलो थर्ड क्या होगा? एक्सिस, अक्ष, हर एक का एक एक्सिस होता ही होता है। फोर्थ कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण, आपतित कोण, सिंपल भाषा में। अच्छा इसमें एक चीज और बचकर, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये वाला पॉइंट बच रहा है, ये एक और नंबर 7 भी लिख लेना, ये वाला, इस पॉइंट पे ये भी बचा, ठीक है। हाँ तो 4 नंबर क्या हुआ? एंगल ऑफ, कौन सा है? इंसिडेंट, तो आपतित कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। 4 के बाद 5 नंबर क्या होगा? एंगल ऑफ, हाँ, परावर्तित कोण। 6 क्या होता है? ऑब्वियस है, मीडियम या सरफेस, सरफेस लिख लीजिए ज्यादा बेहतर है, सतह। और 7 होता है
परावर्तित बिंदु, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, ध्यान से ये समझ गया तो काम बन गया आपका। रिफ्लेक्टेड पॉइंट, परावर्तित बिंदु, दीज 7 थिंग्स वर्क फॉर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट यहीं से तो हो रहा है, मुड़ रहा है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, सीधी बात है। अब यहां पे ये जो चीज है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब ये जो सरफेस है ये भी अलग अलग चीजों पे अलग अलग काम करेगी। कई बार ये सरफेस ऐसी होगी कि लाइट नीचे चली जाएगी, पॉसिबल है, वो तो डिपेंड करेगा किस चीज पे। ये सरफेस अगर आपकी क्या हो नीचे जाने के लिए, लिक्विड से बेटर ऑप्शन होता है गैस। गैस में तो सीधे सीधे पार हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड में भी जाएगी बट कई बार एंगल चेंज होता है, ठीक है। उस एंगल जो चेंज होता है उसी को आगे फिनोमेना समझेंगे। पहला क्लियर हो गया रिफ्लेक्शन सबको। तो ये कोई भी लाइट यहां से आई, इस तरीके से आई, टकराई और गई, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, ये मैंने बोला एंगल बहुत सारी चीजों पर डिपेंड है, तुमको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है। परेशान ना होना कि हमें ये भी पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस तुमको सिंगल सिंगल वाला पढ़ना है। अच्छा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा क्या वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, हाँ या ना? इसको मैं, सरफेस सेम ही है, सरफेस रिफ्लेक्शन में सरफेस अलग लगा, सरफेस तो सेम ही होगी आपकी, रिफ्लेक्शन होगा। अगर या क्या होगा, ऐसा कंपलसरी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा सेम होगा। कंडीशन है, याद रखिए, कंडीशनल होता है, डिपेंड होगा, वही वाली बात है कि अगर सरफेस प्लेन है तो यस, लेकिन अगर सरफेस थोड़ी सी भी चेंजेबल है, कॉम्प्लेक्स है, तो नहीं ऐसा हो सकता। क्योंकि अगर ऊबड़ खाबड़ है, जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, दूसरी सरफेस कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा वापस वेरी कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ये, ठीक है। तो यहां पे कंपलसरी है, इसको आप लोग ये सुने हो क्या कहते हो इसको, एंगल को किस में डिनोट करते हो, कितने डिग्री, कोई बात नहीं, तो इसको आपको कंफ्यूजन नहीं लिखो, आप 4 को लिख लो A1, 4 था ना, इसको लिख लो A1 और इसको लिखो A2। तो कंडीशन यहां पे लिख लेना, A1 इज इक्वल टू A2, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन मैंने क्या बता दिया, इसमें लिख लेना स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह, ये कंपलसरी है। A1 और A2 तभी बराबर होंगे जब सतह कैसी होगी आपकी, क्लियर होगी, मतलब नॉर्मल होगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, थोड़ा ध्यान से, रिफ्रैक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं अपवर्तन। यहां पे एंगल चेंज करना है और कुछ नहीं, अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन लिखो, when light move from one medium to other medium, when light move from one medium to other medium, one medium to other medium, अरे यार, रिफ्रैक्शन लिखिए, when light moves क्या, one medium to other medium, then the path of light deviate। तो प्रकाश का रास्ता, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है, प्रकाश जाती है, तो प्रकाश का रास्ता बदल जाता है, डेविएट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं लाइट का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिखिए लॉज, लॉज, ध्यान से, रिफ्रैक्शन में ध्यान से,
थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, थोड़ा सा कहते, क्योंकि ये बहुत, क्योंकि मैंने क्या, तुमसे टेक्निकली कुछ नहीं पूछेगा, बट तुमसे जनरली जो क्वेश्चन उठेगा ना वो डेली लाइफ के एग्जांपल पूछता है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो आपको लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, इस देखो सीधी सीधी है, लेकिन जब ये मीडियम, यहाँ पे कैसा मीडियम था, लाइट मीडियम है, हल्का है, हवा है, नीचे क्या है, पानी, तो हवा से पानी में गई तो एंगल कुछ इसका चेंज हुआ, दिख रहा कि नहीं आपको? यहां का एंगल यानी ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल फर्क हो गया, तो ये जो एंगल वेरिएशन होता है इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। इसमें मैंने बोला कंपलसरी होता है, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। ये इमेज ध्यान से देख लियो तुम लोग, इस इमेज के दो हिस्से होते हैं। कौन से दो हिस्से होते हैं मैं वो समझा दूं तुमको, ध्यान से देखो। ये लाइट, ये तुम्हारा मीडियम है लाइट, ये है डेंस, ये बीच वाली जो हो रही है मैंने क्या बताया, एक्सिस होती है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन उठता है, ध्यान से इस चीज को, मेरी बात को समझ लो। जब लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में तुम्हारा गया लाइट, फिर अपने आराम से नोट करना, लाइट से डेंस, तो जो एंगल है वो एक्सिस की तरफ गया कि एक्सिस से बाहर गया? ये समझ में आ गई सबको बात? इसका देखो, ये जो लाइट का एंगल है, ये एंगल कम हो गया, टुवार्ड्स एक्सिस हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ये टुवार्ड्स एक्सिस होता है, कब? जब लाइट से डार्क जा रहे हैं। समझ में बात को भाई? लाइट डेंसिटी से हैवी डेंसिटी की तरफ आप चलेंगे, तो ये चीज समझ रहे हो ना भाई? ये पूछे हुए क्वेश्चन है। यानी अगर आप, इस चीज को मैं लिख देता हूं, पहला पॉइंट, पहले इसको लिख लो A1 और इसको लिख लो A2। तो A1 वेरिएबल करता है A2 से, ये चीज समझ में आ गई सबको? A1 कम ज्यादा हो सकता है किससे, A2 से, डिपेंड ऑन मीडियम, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बताया, मीडियम आपका क्या है, लाइट से कहां चल रहे हैं आप, डेंस मीडियम में चल रहे हैं। तो ये मैंने बताया डिपेंडेंट, लाइट टू डेंस, डेंस टू लाइट। तो इसके बहुत ध्यान से नोट्स, इसके दो पार्ट बनेंगे, या तो आप लाइट से डेंस जा रहे हो या फिर डेंस से लाइट जा रहे हो। समझ रहे हो नोट्स? तो सीधी बात है, लाइट से डेंस का मतलब लाइट से डेंस की तरफ गए तो किधर हुआ, टुवार्ड्स एक्सिस। ये चीज समझ गए? अगर ये चीज समझ गए तो समझ गए फिर आप रिफ्रैक्शन का एग्जांपल, ठीक है? और दूसरा क्या होगा, अवे फ्रॉम एक्सिस। ये भी क्लियर हो गया? ये दोनों चीजें अगर समझ गए तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी इस वाले एग्जांपल में। कभी भी क्या कारण है कि जब किसी पेंसिल को किसी लिक्विड में डुबोते हैं, या छड़ को, नहीं रॉड होती है उसको डुबोते हैं, तो मुड़ी हुई दिखती है, वो यही है, सिक्का उठा हुआ दिखता है। वो सब इसके एग्जांपल आएंगे, वो बताऊंगा मैं आपको। चीज समझ गए? ये कहलाता है तुम्हारा रिफ्रैक्शन। पढ़े भी होगे हो सकता है, उस समय समझ में हो सकता है ना आया हो, आ गया तो रिफ्रैक्शन, वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी बात, फिर तो तुरंत समझ जाओगे आप। नोट कर लीजिए, ऐसे ही नोट करिए। इसको कई जगहों पे नॉर्मल लिखा हुआ मिलता होगा, दिख रहा है नॉर्मल, ये जो एक्सिस मैंने वर्ड दिया इसको वर्ड नॉर्मल बोलते हैं इस चीज को, ठीक है? नोट करिए। थीटा समझते? थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। टुवर्ड्स एक्सिस, अवे फ्रॉम एक्सिस। हो गया? नोट हो गया? कर लीजिए, कर, कोई बात नहीं, आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है यार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सीरियस होकर कवर करो। हो गया? हेडिंग डालिए, लॉज कुछ लिखे हो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे करके हेडिंग डाले हो क्या? ठीक, उसी में चल रहा है, ठीक है। ध्यान से हटाऊं इसको, हटा दूं, ध्यान से। ये जो एंगल, एक इंसिडेंट एंगल हो रहा है, एक रिफ्रैक्टिव एंगल हो रहा है, दिख रहा है आपको? यही तो एक्सिस है, इसको और इसको, दिस इज कॉल्ड साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट
ये लिख लीजिए, ये है क्या, किसका रूल है, लॉ ऑफ, रूल ऑफ स्नेल है। भगवान, फिजिक्स हाई स्कूल तक आपके टच में रही है, कोई बात नहीं, लिखिए इसको बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, लॉ ऑफ स्नेल, SNAIL। अच्छा, लॉजिक है, साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो वेरिएबल होगा, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, लॉजिक बात है ना यार। तो जो निकलता है, ध्यान से, ये तो मैंने कांस्टेंट लिख दिया है, बट ध्यान से, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी, क्या ये वैल्यू अलग अलग नहीं होगी भाई, डिपेंड ऑन मीडियम कौन सा किसका है, लाइट से डार्क, डार्क, अच्छा लाइट टू डार्क जा रहा, उसमें भी लाइट के मीडियम भी अलग अलग होंगे, डार्क के मीडियम भी अलग अलग होंगे। ऐसा थोड़ी कि जैसे मान लीजिए पानी से हवा से पानी में आ गया, तो हवा से पानी का मान लीजिए एंगल आया कोई डिग्री, 40 डिग्री का एंगल आ गया, तो क्या हवा से हनी में जाने का भी सेम आएगा भाई, सिंपल डिपेंड होगा। तो ये जो वेरिएबल अलग अलग होते हैं, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस इसको बस आपको लिखिए, द वैल्यू ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर, या द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज डिफरेंट। साइन आई बटे साइन आर का मान हमेशा अलग अलग होता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। कल मैंने आपको बताया था इसी चीज के लिए, इसकी जरूरत कल हुई थी, याद है, लाल और विविग्योर वाला कंडीशन थी। देखो, जो चीज जितनी दूर जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना हाई है, तो वो अच्छा है कि बुरा, फिर समझते हैं। ये लाइट आ रही है, ये है आपका, एक यहां से लाइट आई, और एक ये तुम एक्सिस है, समझे, ये समझ जाना यहीं पर है ना, पता चले। एक ये है इसके पास और एक है यहां पर, यही तो फैलेगी, मिनिमम और मैक्सिमम, यही तो हुआ, ठीक, ध्यान से। तो यहां से ये जो वेरिएशन हो रहा है, ये अलग अलग वेरिएशन हो रहा है, तो ये मैंने RI जो बनाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अलग अलग हो रहा होगा। कौन सी लाइट है, V से R का, याद है कल कुछ, तो सिंपल है, जितना ज्यादा एक्सिस के पास होगा उतना ज्यादा वेरिएट नहीं कर रहा है, तो वेरिएट नहीं कर रहा मतलब सीधी सीधी दिखेगी आपको, बैठ गए दिमाग में, और जितना ज्यादा वेरी करेगा उतना दूर चली जा रही है, मतलब फैल रही है, कुछ याद आ रहा। ये लाइट कल मैंने बताई थी, सीधे सीधे आई, आप यहां पे खड़े तो आपको आसानी से यहां वाली लाइट दिख जाएगी, लेकिन ये लाइट यहां तक आते आते ऐसे फैल गई, तो तुमको दिक्कत होगी देखने में कि नहीं, कुछ याद आई कहानी, सेम कहानी यहां पर होती है। तो RI, तो यहां पे मैं कौन सा कलर लिखूं, रेड, अरे वेरी गुड, और ये वॉलेट, बस ये समझ गया, काम बन गया। कल मैंने ये भी वर्ड बताया था आपको, लैम्डा वाला, याद है, हाँ बस खत्म कहानी, बिल्कुल सही। यहां लिख लीजिए रेड, वहां लिखिए वॉलेट, बीच के अंदर जो भी आपके होते हैं, चाहे तो बना लीजिए, मर्जी आपकी। चाहे का मतलब है 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लो, और यहां से V से लेके R तक के वेरिएशन कर लो, वही VIG कल हो चुका यार, ये तो बना लो, जरूरी है। टुवार्ड्स नॉर्मल, जो जितना लाइट मैक्सिमम रहेगी वो उतनी कम फैलेगी, उतना ज्यादा बेनिफिट दिखेगी आपको दूर से, इसीलिए RI, तो सिंपल है, रेड का RI मिनिमम होता है, वॉलेट का RI मैक्सिमम होता है, इसीलिए वो स्प्रेड हो जाती है, नहीं होती है। ये चीजें डिस्कस कल होगी, कल मैंने इसके लिए वर्ड दिया था, याद है, लैम्डा, जो वेवलेंथ, कुछ याद आ रहा है, हाँ ठीक, लेमन का नहीं, डायमंड वो तो ऑब्जेक्ट हो गया, मैं कलर की बात कर रहा हूं, वो तो अभी आएगा RI का सबसे ज्यादा, तो वो भी आऊंगा मैं उस पर। RI क्लियर हो गया, अब हेडिंग डालो, रिलेशन ऑफ RI, रिलेशन ऑफ RI विद द स्पीड ऑफ लाइट, RI का प्रकाश से संबंध, जो RI होता है और लाइट जो होती है प्रकाश, उससे आपस में क्या रिलेशन होता है, RI और लाइट का क्या संबंध होता है, ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के रिलेशन। भाई एक चीज बताइए, सरफेस मैंने बताया, हर एक सरफेस का अलग अलग RI होगा कि नहीं होगा, लिक्विड में भी अलग अलग होंगे, जो मैंने पीछे वर्ड दिया था, वाटर और हनी। भाई देखो, सबसे ज्यादा डेंस लिक्विड तुम कौन सा जानते हो, कोई भी डेंस लिक्विड जो सबसे ज्यादा आप जानते हो, हनी, हनी से ज्यादा, हनी से थोड़ा सा कम ऑयल, चल जाएगा, ऑयल से और कम वाटर, एग्जांपल के लिए। तो तीन लिक्विड में भी तीन अलग अलग हो गए, तो तीनों का RI अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो सॉलिड होगा उसका भी अलग अलग होगा, बट
क्या जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके साइज के ऊपर भी आर आई डिपेंड करेगा? एक है ये, एक है ये, और एक है ये, एक है ये, समझ रहे हो? इन चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, क्या लगता है आर आई फर्क पड़ेगा इस पे? अरे इन चारों ऑब्जेक्ट पे आर आई का फर्क पड़ेगा? ये सेम ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जो मटेरियल है वो सेम है, डिजाइन अलग अलग है, क्या लगेगा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा यार, कमाल है भाई, सीधी बात है, हर एक सरफेस अलग अलग हो रही है तो एंगल जो रिफ्लेक्शन का एंगल होगा, मतलब रेडियसकल एंगल और रिफ्लेक्शन दोनों वेरी कर जाएगा। इसीलिए जो इस तरीके का एंगल होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। ये कौन सा होता है? डायमंड वाला जो एंगल है, जो वर्ड यूज किया गया, ठीक है। बाकी आपके अलग अलग होते हैं, तो मैं आपको लिखवा देता हूं, इधर लिखो सोर्स, इधर लिखो आर आई, मेटीरियल आर आई। पहला लिखो एयर 1.003, ध्यान से, एयर 1.003, 1.003, स्नो 1.31, आइस बोलते हैं इसको, 1.31, नेक्स्ट 1.31, नेक्स्ट वाटर 1.33, ग्लास 1.51, शीशा 1.51, डायमंड 2.42, एल्कोहल 1.36, कैरोसिन मिट्टी का तेल 1.44, कैस्टर ऑयल समझते हो तुम लोग? कैस्टर ऑयल सुने हो? हिंदी में क्या बोलते हैं? इथेनॉल तो बोलते क्या हिंदी में? तारपीन सुनो, तारपीन। कैस्टर ऑयल नहीं सुने हो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, एक बार ही पूछा है, बाकी ये सब कई बार आ रखे हैं जो आपके लिख के। इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, डायमंड का हाईएस्ट है, बाकी मिनिमम किसका है? एयर का। ये ध्यान रखना, एयर में भी गैसेस के ऊपर भी फर्क पड़ता है, बहुत सारे गैसेस भी अलग अलग होती हैं, छोड़ दो, पॉइंट लिखो, नोट्स करके फैक्ट्स के बारे में दो तीन चीजें। फर्स्ट पॉइंट, क्या लगता है इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर आर आई वेरी करेगा? अगर मैं किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करूं, देन इफेक्ट ऑन आर आई विल बी इंक्रीज डिक्रीज? आराम से, मैंने क्या बोला? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो टेम्परेचर जो आर आई का होगा, क्या लगता है प्रोपोर्शनल होता है? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, टेम्परेचर बढ़ाने पे आर आई बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा? सिंपल फिनोमिना है, दिमाग कुछ ना है तो सॉलिड वाले आता है, सॉलिड वाले को गर्म करना है तुमको, यही तो हुआ। सॉलिड को गर्म करो तो आर आई का मतलब एंगल जो होगा वो फर्क पड़ेगा उस पर। भाई सिंपल है, किसी भी गर्म कोई नॉर्मल चीज है सॉलिड, उसको जब तुम थोड़ी सी गर्म कर रहे हो तो मेल्ट होती चलेगी, जब मेल्ट होती चलेगी तो जो लाइट पड़ रही है उसके एंगल में फर्क तो पड़ रहा होगा ना, तो क्या होगा? एंगल और मुड़ रहा और बढ़ रहा होगा और कम हो रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं, लिख लो कम हो रहा होगा, कोई टेंशन नहीं, आप परेशान ना हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लिख लो इस चीज को, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/RI, पहला रूल। डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा बस खाली ये होता क्या है। दूसरा, अच्छा खैर वो तो छोड़ दीजिए, पूछ ही लेते हैं यार। लाइट मीडियम से डार्क मीडियम या डार्क मीडियम से लाइट मीडियम, यही तो मूवमेंट हो रहा है। दोनों में से आर आई ज्यादा किसका है? ज्यादा का मतलब मैं हमेशा बोलता हूं टुवार्ड्स एक्सिस, ये मतलब कई बार आपको ज्यादा में समझ में नहीं, उधर मुड़ रहा इधर मुड़ रहा, दोनों ज्यादा बोल रहे हो ना। मैंने वर्ड अभी यहां पे यूज किया था, ये देखो लिखा है नॉर्मल, ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्शन, ये जितना इधर होगा उतना आर आई ज्यादा हो रहा है। अब आया समझ में कुछ कुछ? इस तरीके से मैं पूछ रहा हूं, तो बताओ किसका होगा? लाइट टू डेंस में, डेंस टू लाइट में। ये क्लियर हो गया? वेरी गुड, लिखो लाइट टू डेंस, लाइट टू डेंस मीडियम डैश हायर द आर आई। ठीक, क्रिटिकल एंगल समझते हो? क्रिटिकल एंगल कोई दिक्कत नहीं, कोई बात, कुछ ऐसा पूछा नहीं है, इसको आप याद रखिए, धीरे 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 बढ़ाते चलिए तो कभी ना जाकर के इसके बराबर में आ जाएगा, बस वही होता है, छोड़ दीजिए, उतना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट फिनोमेना ये टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल्स के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं लाइट का फिनोमेना, एक तो लाइट का टॉपिक ही वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें इस तरीके के टॉपिक बहुत मैटर करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हिंदी में बोलते हैं। डिटेलिंग नहीं पूछा हुआ है, लेकिन बीसियों बार इसके पूछा हुआ है। एग्जाम्पल कोई दे सकता है? जब पूछा नहीं डिटेलिंग तो मैं बताऊंगा, अभी नीड नहीं है, बट मुझे एग्जाम्पल समझाइए। बोलिए एग्जाम्पल। कैमरा, कौन सा कैमरा? डीएसएलआर में होते हैं। को रिलेटेड टेक्निकली मत जाइए। हाँ ठीक है, कोई बात, पहले बताओ, समझाओ फिर समझाओ। कोई और एग्जाम्पल? कोई बात, मैंने अभी आपको क्रिटिकल एंगल समझाया था। जब आपका देखो 3 एंगल थे, पहला एंगल था इंसिडेंट, दूसरा, थर्ड क्रिटिकल। जब उसको मोड़ते हो ध्यान से, ये पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, दूसरा इसको ऊपर लेकर क्या होगा? क्रिटिकल एंगल होगा। जब इसको और ऊपर लेके जाओ, समझ गए? तो जब थोड़ा सा और ऊपर, ये क्या ऊपर अपने आप स्क्रीन हो गया, ये ऊपर लेकर के जाओ, तो वो सिचुएशन क्या क्रिएट हो, एक सिचुएशन के बाद इधर पे आ जाएगा बराबर, वो होता है रिफ्लेक्शन। कुछ को समझ में आ रहा था? याद है भाई? यहां से तुम लेके आए लाइट, और यहां से, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब दूसरी चीज, यहां से एक लेकर के आए लाइट, ये तुम्हारा एक्सिस है, यहां से लेकर के, मान लीजिए इसको मिला, यहां से लेकर के ये या तो इधर की तरफ जाएगा या तो इधर की तरफ जाएगा, इसको और ऊपर ले गए, तो यहां पर आपका दूसरा वाला एंगल बना क्रिटिकल एंगल। इसको और ऊपर लेके जाओ, आप नहीं ले आ सकते, उसके लिए फिर इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। और तो ये जो लाइट, मैं इसी लाइट को कह रहा हूं, ये लाइट तुम्हारी इधर की तरफ आना शुरू करेगी, तो ये जो फिनोमिना, यही लाइट जब यहां पे पहुंच जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा पहला वाला फिनोमिना, सबसे पहले क्या था? रिफ्लेक्शन। बराबर हो गया? फर्क समझ रहे हो? तो ये मूवमेंट जो होता है, इस मूवमेंट को पहला रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, थर्ड क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को बोलते हैं, ठीक है? टेक्निकली नीड नहीं है। डिफरेंस लेंसेज यूज किए जाते हैं इस चीज के लिए, वो एक सिंगल लेंस से काम नहीं करते हैं इस पे, ठीक है? तो डिफरेंट लेंसेज जहां तक यूज होते हैं वो आपके मेनली कैमरा में जो वर्ड यूज किया गया उसमें बोलते हैं, ठीक है? तो एग्जांपल लिख लीजिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, रट जाना, ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन वायर्स। कौन से वायर? फाइबर तो वायर हो गए, कौन से वायर? इंटरनेट केबल्स। एग्जांपल में लिख लिए इंटरनेट केबल। इंटरनेट केबल्स, आपके घरों में इंटरनेट लगाने आए थे वो ऑप्टिकल फाइबर्स? नहीं सुनी है? जियो लगवाया आपने? जियो अभी जो आया हुआ नया एयर फाइबर, जियो फाइबर लगाया आप क्या? एयरटेल? कोई दिक्कत नहीं, एयर फाइबर में ऑप्टिकल फाइबर यूज किया, जितना ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर का यूज करेंगे स्पीड बढ़ती है उससे, बट सरदर्दी बहुत होती है, बहुत सेंसिटिव होता है, जरा सा कुछ कट लगता है वो खत्म हो जाता है वो, ठीक है? तो पहले को ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा एग्जांपल होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी कराइए कभी? करते हुए देखिए कभी? करते हुए मतलब अरे कर खुद नहीं, तुमने कहां कर दी? किसकी? तुमने देखी है किसी ने डॉक्टर के एंडोस्कोपी? नहीं देखी है। एंडोस्कोपी क्यों यूज करते हैं? इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए। एंडोस्कोपी में देखिए कुछ इस तरीके का, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा दूं। एंडोस्कोपी में बेसिकली देखो, पहले तो नॉर्मली आपका क्या होता है, नॉर्मली आपकी बॉडी को अगर चेक करना है तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, फला फला सब हो जाता है। अगर उससे भी ना पता चले तो उसके लिए एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें इनिशियली ऐसे करके, अच्छा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से, यहां पे कैमरा लगा होता है, ठीक है? और यहां पे जो डॉक्टर साहब होते हैं वो इसको अपने गले जो होता है, एक खाने वाला होता है, एक सांस वाला होता है। ये मैंने क्या बोला, ये डॉक्टर साहब का काम है, आप ना परेशान होना, क्योंकि पता चले तुमने डालना शुरू किया, वो सांस की नली में निपट गया बंदा। तो एंडोस्कोपी कराने के लिए बहुत थोड़ा रिस्की चीज होती है भाई, मजबूरी होती है। एंजियोप्लास्टी, ये सब चीजें जो होते हैं, एंजियोप्लास्टी बहुत खतरनाक चीज होती है, सुना एंजियोप्लास्टी का आपने? हाँ, क्योंकि जो आपकी जो नस होती है, उस नस में तार डाला जाता है। अबे तुम्हारा मुंह बन गया तुम लोग का? भाई सिंपल है, देखो ये तुम्हारी क्या है भाई, यहां पे ब्लॉकेज हो रखा है, कोलेस्ट्रॉल में उसने दिखा रहा था आपको, तो इसको क्लीन करना है। तो इसको क्लीन कैसे करेंगे आप बताइए भाई? इतनी पतली नस की तो आप देखते हो मिलीमीटर से भी छोटी होती है आपकी, अरे यार आर्टरी होती है जो, आर्टरी वेन वगैरह, तो उसको इसको ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, अब ये नहीं जमेगा तो यहाँ पे लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसी प्रेशर से फट जाएगा हार्ट अटैक,
तो इसको रोकने के लिए आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन कैसे करेंगे? स्टंट तो ऑब्वियस है, फिर उसके लिए इनिशियली आप सबसे पहले चेकअप हो जाता, पता चल जाता है, तो स्टंट पड़ते। स्टंट सुना है तुम लोगों ने? हाँ, तो स्टंट के अलावा याद रखिए एंजियोप्लास्टी जो डिसीज होता है, मतलब एंजियोप्लास्टी जो ट्रीटमेंट होता है, उसमें एक वायर डाली जाती है। बहुत खतरनाक एंजियोप्लास्टी माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर साहब पहले ही साइन करा लेते हैं, भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम कर रहे हैं, सही सही है, वापस आ जाए, हमें नहीं पता। मजाक नहीं है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। आप पहले इस आर्टरी वेन तक पहुंचाना पड़ेगा तार, और उसके बाद उसको क्लीन करना है, उसके बाद वापस लाना है। मेरी समझ रहे हो? तो इतनी पूरी सिचुएशन में कहीं पे भी तार लग गया पूरी बॉडी में, कहानी खत्म है। कहां से ब्लीडिंग शुरू है कुछ पता है? तो बहुत खतरनाक इसको माना जाता था एंजियोप्लास्टी, इसलिए फिर स्टंट और ये सब नहीं, पेसमेकर और सब आ गया कहानी। खैर, तो इसमें देखिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ध्यान से, इस इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है बड़ा सा, छोटा होता है, ये यहां पे दिख रहा है, ये कैमरा होता है। तो ये कैमरा आपके गले का जो फूड पाइप होता है, इस फूड पाइप में डाला जाता है, और धीरे 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 ऐसे करके वो अंदर जाता है। और जिस पर्टिकुलर ऑर्गन, सामने स्क्रीन होती है, देखा ही हो आप लोगों ने ऐसे करके, तो कैमरा है तो कहीं तो वीडियो पे चल रही होगी, तो वो अंदर जाएगा, तो डॉक्टर साहब देखते हैं, तो जहां पे उनको देखना होता है कैमरा पहुंच जाता है उस जगह पे, और वहां पे जाकर के चेक कर लेते कहीं कोई बीमारी है। तो ये ट्रीटमेंट एंडोस्कोपी कहलाता है। दिक्कत इसमें सबसे बड़ी क्या होती है, प्रॉब्लम, मतलब खैर, तो ये जो फाइबर आपको दिख रहा है, ये फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया, किस इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया? एंडोस्कोपी वाला इंस्ट्रूमेंट, समझ गए? दिक्कत मैं इसमें बस यही बता रहा था, क्योंकि इसमें ना कराने के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन पे एनेस्थीसिया काम नहीं करता। वो एनेस्थीसिया आपको पीने के लिए देते हैं, गला नहीं आपका होता है, थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद फिर आप डालेंगे तो पता नहीं चलेगा। बट दिक्कत है इसमें, मैंने नोटिस की है, मेरे रिलेटिव थे, उनका हो रहा था, मैं गया था साथ में, तो दिक्कत ये, उनको बार बार वॉमिटिंग हो जा रही। दिक्कत क्या पता, आंखें खुली हैं आपकी, एनेस्थीसिया में आप बेहोश हो जाते हैं, आंख बंद होगी, फिर कुछ भी काट पीट के निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें एनेस्थीसिया खाली इतने के लिए दिया गया, तो इतने में क्या ये आपका शून्य हो गया इस हिस्सा। अब अगर आपका सीधी बात है, जा रहा तो आंख खुली है कि नहीं? अब सिंपल है, तुम्हारा मुंह खुला हुआ है और मुंह के अंदर कुछ डाला जा रहा है और तुम देख रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? वो बड़ा खतरनाक चीज मैंने नोटिस किया। फिर मैं डॉक्टर से बोला, हम कैसे में पूरा एनेस्थीसिया लगा दो? कह रहे फिर एनेस्थीसिया अलाउ नहीं होता हमारा इसमें। मतलब एक होता है ना, हर एक चीज का एक हिसाब होता है, जब कट करना हो तो प्रॉपर एनेस्थीसिया करो, इसमें तो नॉर्मल चीज है, क्योंकि एनेस्थीसिया के डॉक्टर अलग होते हैं, पता है आपको? हाँ, जो ऑपरेशन में एनेस्थीसिया कराते हैं, तो एनेस्थीसिया से ये डॉक्टर आपके यहाँ नहीं है कि आपका मन करे निकाल के लगा दिया एनेस्थीसिया, उसके अलग से डॉक्टर आते हैं, उनसे साइन होते हैं, जो पेशेंट होता है उसके घर वालों से साइन होते हैं कि हम एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। सब चीजें बड़ा फर्क होती है चीजों का, ठीक है? खैर, तो इसका इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगा मिलता है। देखिए कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए का है आपका एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो डॉक्टर लोगों का रहता है, इसीलिए 800 रुपए फीस लेते हैं भाई, मजबूरी है इसका। चलो तो लिख लो पहला, मतलब ये एंडोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, यूपीपीसीएस 2019, 2017, आईएएस 2015, ऑप्टिकल फाइबर वाला मैं कह रहा हूं आपसे, बड़े क्वेश्चन आ रखे भाई इसमें। चलो, लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी, वेट कीजिए, नहीं लेजर नहीं, लेजर सुन लीजिए। एलईडी, एलईडी में इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है डेटा ट्रांसफर में, और बस डेटा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है डेटा ट्रांसफर। कल जापान में देख लें आप लोग, 9G आ गया, कल जापान में 9G लॉन्च हो गया। तुम लोग 4G में ही खुश हो अभी, 9G। इंडिया वाले 5G में मौत चौड़े के घूम रहे हैं। पता है 9G का कल क्या डेटा है? जापान ने बोला है 2 घंटे की 10,000 फाइल 2 सेकंड में डाउनलोड है, ये स्पीड है। ये कल जापान ने लॉन्च कर चालू हो गया वहां। हम खुश हैं, अपने मोबाइल सिग्नल देखते 5G का, 5G आ रहा मेरे मोबाइल में, और इंडिया वालों को बनाया भी जा रहा है। चाइना वाला 7, चाइना नहीं पहुंच पाया, 7G पे चाइना था, बट 9G कल पहुंच गया जापान। अब स्पीड देख रहे हो, 10,000 मूवीज 2-2 घंटे ईच 2 सेकंड में डाउनलोड कर देगा। आप स्पीड समझ जाओ क्या है। कहां जाएगा आदमी, आप समझ रहे क्या करेगा यार? 2 सेकंड में 10,000 मूवी तो मोबाइल में आ गई। अब देखो, हाँ ऑब्वियस है, बिल्कुल सही बात है। फायदा तो भाई, नुकसान ऑब्वियस है। ऑब्वियस, जब टेक्नोलॉजी पे जितना ज्यादा करें भाई, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये ट्रांसफर हो रही, ट्रांसफर का मतलब सारा खेल वेव्स का ही तो है भाई। भाई ट्रांसफर, आपने मोबाइल से कुछ भेजा, मेरे मोबाइल में आया, ये कोई मीडियम तो कनेक्ट है नहीं, सब हवा में ही तो हो रहा है। तो हवा में आप नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि आप हवा में नहीं रह रहे हैं। तो जो हवा में रह रहे हैं भाई, 4G को लेकर के कितना इश्यू हुआ था,
वो कौन सी एक मूवी बनी थी, अब अक्षय कुमार की थी ना कोई मूवी, बर्ड वाली, कौन सी थी, रोबोट, रोबोट, अच्छा रोबोट थी, मैंने नहीं देखी, मुझे पूछा, रोबोट थी, रोबोट तो पहली वाली भी थी, वो चिक्की पिक्की क्या बना था वो, चिट्टी, हाँ वो पहली वाली थी ना वो, अच्छा दूसरी भी आई होगी, हाँ उसमें मैं वो पढ़ रहा था, एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, उसमें रेफर किया गया था कि उस मूवी में ऐसा दिखाएगा उसमें कोई जो बर्ड्स होते हैं खत्म हो रहे हैं, ऑब्वियस है होंगे यार, सिंपल है, हवा में जितने भी पॉइजनस गैसेज हैं या वेव्स फैल रही हैं उसमें हम नहीं, क्योंकि हम घर के अंदर हैं, पता तो हमें भी चल रहा है भाई, आप मोबाइल को, लोग कहते हैं मोबाइल को अपने बगल में रख के सो, भाई रात को जो पिलो होता है उसके बगल में रख के सो 1 साल लगातार, और बस मैं करना नहीं, खुद को ट्राई मारने लगा, और हमेशा ध्यान रखना जो बैटरी है वो 20% से कम होनी चाहिए, मैं रूल बता दे रहा हूं, 20% से कम बैटरी हो मोबाइल को, कुछ नहीं, आपको बात भी नहीं करनी है, आप बस बगल में रख के सो, साल भर बाद अपना कैंसर टेस्ट करा लेना, बात मेरी समझ में आई, ये होता है सबसे बड़ा रिस्क प्रॉब्लम, कभी भी 20% से डाउन जो बैटरी होती है बात नहीं करनी चाहिए, यहां लोगों का रेड सिग्नल हो रखा फिर भी लगे हुए हैं, प्रॉब्लम अभी नहीं पता चलेगी, पता कैसे, आपने सुना 30-35 साल के बंदे को कैंसर, 45 साल के बंदे को कहां से, जबकि पता चला वो अल्कोहल नहीं है, स्मोक नहीं, कुछ नहीं, फिर भी कैंसर कहां से हो रहा है भाई साहब, ऐसे तो कैंसर हो नहीं सकता, कुछ तो रीजन है, बात समझ में, रेडिएशन फर्क, हमें लगता है हमें क्या फर्क पड़ता है, पता है अभी नहीं पता चलेगा, होगा 45 के बाद फिर होता है, इसीलिए इसीलिए हमेशा जब भी लोग कहते हैं सोते समय क्या करो, मोबाइल हटा दो, लेकिन बड़ी समस्या है, मोबाइल हमने हटा दो, किसी का हाथ लग गया तब नींद हराम, आप सुबह उठे तुम्हारा मोबाइल पिताजी के हाथ में पेपर के साथ, बाहर पेपर पढ़ ले बालकनी में, वहां पिताजी तो मोबाइल चला रहे, आप में से है किसी के इतना कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं, आपका मोबाइल लॉक है, सबके मोबाइल में पासवर्ड है, हाँ नहीं वो तो मेरा दूसरा क्वेश्चन था, मैं पूछा आपका मोबाइल लॉक है, क्यों, अब की चोरी होता, किसका मोबाइल चोरी हुआ आज तक मैंने बताया, तो किसके मोबाइल चोरी हो गया, आपका हुआ और किसके हुए, एक मोबाइल चोरी हुआ 25 लोगों में, बात को समझिए, रेशियो है नहीं इसका, लेकिन फिर भी आपके घर में, चलो ठीक है आपका मोबाइल बाहर चोरी हो सकता, घर में लॉक खोल के रखिए मोबाइल, भाई घर में आप एंट्री कर गए, मोबाइल एक जगह रख के लॉक खोल दीजिए, बिंदास, जो उसको मन करे यूज करे, कोई दिक्कत, देखा ये समस्या है, अब है मोबाइल चीजों को लेकर के, और पिताजी के हाथ में मोबाइल लग जाए, आप बात समझ रहे हैं, बात को समझिए चीजों को लेकर के, यहाँ पे समस्याएं आती, क्या दिक्कत हो जाएगी, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है आपके मोबाइल में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, गड़बड़ हो सकती है, चीजें आप समझ रहे हैं, लेकिन लॉजिक बात है कि वो चीजों में कहीं ना कहीं आपके, और अब इसको कुछ लोग ना अबे यार, छोड़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ, छोड़ो यार, कि वो बहुत सारी चीजों पे डिबेट आ जाएंगी इस चीज को लेके, क्योंकि इस पे ना फिर आप लोग ना गलत चीज को सही साबित करने लगोगे, सिंपल बात होती है, वो नुकसान कर जाता है, बट सीधी बात है, आपका मोबाइल लॉक होना चाहिए, ठीक है, बाहर के लिए मैं मान सकता हूँ चोरी चकारी हो जाए दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब घर में पहुंचे तो मोबाइल, पहली चीज तो रात को 10 बजे के बाद कभी भी फोन ना रख के सोने नहीं चाहिए, आज ही से आदत डाल लीजिए, आप कम से कम 8-9-10 फीट दूर मोबाइल रख के सोइए, लॉक कर दीजिए, कोई ऐसा इश्यू तो लॉक करके, बट मेरी कहने का मतलब है मोबाइल अपने पास रख के मत सोइए, लेकिन तुम लोगों की समस्या जो तकिया होता है उसके बगल में रखते हो, नहीं होता है, और पता नहीं उठ के क्या चेक करते रहते हो, बहुत सारे लोगों तक व्हाट्सअप आए कि नहीं आए, अगर आएगा तो बजेगा, नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए खैर पढ़ाई के कुछ स्टडी होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, चलो ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फिनोमिना है डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट आइए डिफ्रैक्शन, ध्यान से नोट करना, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को बोलते हैं विवर्तन, 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 उसी से लाइट आ रही है जा रही, सारा खेल उसी पे चल रहा है, रिफ्लेक्शन में विवर्तन लिखो, डिफ्रैक्शन, when light move in linear motion, जब लाइट एक सीधी रेखा में चले, बट ड्यू टू सम रेस्ट्रिक्शन इन द पाथ, लेकिन किसी रेस्ट्रिक्शन के कारण डेविएट फ्रॉम इट्स लीनियर मोशन, अपने सीधे वाले रास्ते से हट जाए, डेविएट फ्रॉम इट्स लीनियर मोशन, अपने सीधे रास्ते से हट जाए, डेविएट फ्रॉम लीनियर मोशन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन,
इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? डिफ्रैक्शन। देखो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखो लाइट ये गई, अगर यहां पे आया तो ये तो प्रॉब्लम नहीं, इसको क्रॉस करेगी सीधे सीधे यहां से जाएगी रिफ्लेक्ट, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां पे एक लाइट गई और कुछ इस तरीके से है कोई, तो लॉजिक है यहां पे टकरा करके तुमको क्या लगता है यहां से वापस हो जाएगी? नहीं, ये डेविएट हो जाएगी, यहां से ऐसे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो ये जो फिनोमिना होता है ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं स्पेस में वो यही होता है। समझ रहे हो? यहां पे आपका स्टार है सन, यहां से ये अर्थ है, सन से जो लाइट आई ये अगर रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो तुमको सीधी सीधी होगी। लेकिन अगर रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके इधर इधर के, भाई इधर से निकले, इधर से जो लाइट पड़ेगी उधर निकलेगी। समझ रहे हो कुछ? तो ये समझ में आया कुछ? क्या है ये? क्या रात को दिखते हैं आपको स्टार टिमटिमाते हुए दिखते हैं लाइट, वो यही फिनोमिना है। सिंपल। आपको कुछ कुछ बैठ रहा दिमाग में कि सीधी बात है, लाइट आए अगर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन आएगा तो यहां पर रिवर्ट हो जाएगा, उसे रिफ्लेक्शन बोलेंगे, उससे शैडो, फिर इधर साइड में क्या बनेगी? शैडो। लेकिन आपको इसकी इमेज देखनी है तो उसके लिए कंपलसरी, तो आप वो ऊपर वाला छोड़ो, ये वाला अभी मत बनाओ, ये मैं एग्जांपल से दूंगा, ये दोनों बनाओ। इसको लिखो पहला, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और ये लिखो दूसरा, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ध्यान से, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन हो गया? ठीक। नेक्स्ट आओ, इसी डिफ्रैक्शन का ही हटाओ इसको, इसमें ध्यान से समझना। इसी में डिफ्रैक्शन में ही थोड़ा सा ज्यादा डेविएशन जो हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट फिनोमिना इसी का पार्ट होता है। डिफ्रैक्शन में स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। इसके लिए बस कंपलसरी है कि जिस भी मीडियम में लाइट आपकी आ रही है उस मीडियम में स्मॉल पार्टिकल होने कंपलसरी है। समझ गए? अगर देखो सिंपल है, यहां से लाइट चली और ये एक ऐसे मीडियम में पहुंची जिस मीडियम में आपके क्या है? पार्टिकल्स हैं। समझो जरा। तो इन पार्टिकल्स में लॉजिक है, ये लाइट इससे टकरा करके इधर जाएगी, दूसरी जो लाइट आएगी वो इससे टकरा के इधर जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो फिनोमिना होता है इसका एग्जांपल लिख लो जो एग्जाम में आ रखा है। पहला है स्टार, तारों का टिमटिमाना। दूसरा होता है स्काई का ब्लू कलर, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग। अच्छा ध्यान रखना, हम लोगों को आकाश नीला दिखता है लेकिन जो स्पेस में जाते हैं उनको कैसा दिखेगा? ब्लैक। रीजन उसके पीछे है क्योंकि सनलाइट स्पेस में नहीं है, तो जब स्पेस नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी लाइट की, जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो आपको दिखेगा ही नहीं, जब दिखेगा ही नहीं तो क्या होगा? भाई सिंपल है, मेरे को ये कंप्यूटर लैपटॉप फला फला सब दिख रहा है क्योंकि लाइट टकरा के आंखों में आ रही है। भाई अब जहां पे मान ली और वो सब लाइट है ना, जब स्पेस में लाइट है ही नहीं तो कोई भी चीज कैसी दिखेगी? ब्लैक। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिख लो, ब्लैक कलर ऑफ स्पेस। ध्यान से लिखना, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का नीला रंग, और ब्लैक कलर ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष का काला रंग। ठीक। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट फिनोमिना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट बनाना पड़ेगा इसको आपको। वो याद है वो ये वाला, छोटे बनवाए होंगे तुम्हारे सर लोग, कुछ याद है? यहां से टकराता है प्रिज्म से और फिर लाइट बढ़ती है सात सात कलर, ये बना लीजिए, इसको डिस्पर्सन बोलते हैं विगबियोर वाले में, व्हाइट लाइट। इसको एक बार बना लीजिए, उधर कलर लिखे हुए हैं, कलर दिख ही रहे आपको कौन से हैं, वो क्या कलर है?
ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये डिस्पर्शन होता है। जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट को निकालते हैं तो जो फिनोमिना काम करता है उसको बोलते हैं ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, विगब्योर। इसमें सबसे ये थोड़ा थोड़ा गड़बड़ इसने बना रखा है, ये फिनोमिना ठीक होता है। ये वाले में देखिए ध्यान से, इस वाले सेम बनाना कलर, तो ध्यान से ये लाइट यहां तक आ रही है, ध्यान से देखना, व्हाइट लाइट यहां तक आई, ये वाली लाइट, और इस लाइट से मैक्सिमम यहीं तक गया, तो इसीलिए सबसे पहला कौन सा, रेड है, तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन हो रहा है किसका, रेड कलर का। और देखो वायलेट कहां चला गया, नीचे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये बहुत जरूरी चीज है, वही जो मैंने पीछे सिखाया। अरे यार इमेज नहीं है क्या ये? ध्यान से, मैं क्या समझ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे देखो ये वाली लाइट आई यहां पर, और इसका वेरिएशन केवल यहीं तक हुआ, लेकिन जो दूसरी वाली लाइट पड़ रही उसका डेविएशन यहां तक चला गया। एंगल दिख रहा है? तो ये वाली कौन सी होगी, वॉयलेट, ये कौन सी होगी, रेड। इसीलिए मैंने अभी पीछे कुछ बताया था, वर्ड क्या था, आर आई, याद आ रहा है? तो यहां पे वो फैक्टर काम करता है, ध्यान से उसको बना लीजिए। अच्छा, कल कलर मैंने लिखवाए थे आपको ना, हाँ हाँ, इंडिगो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन वाला लिखवा दिया था ना, ठीक है, बन गया। ये फिनोमिना क्या कहलाता है तुम्हारा, क्या नाम? नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, रेनबो। रेनबो जानते हो, इंद्रधनुष क्यों बनता है? अरे हाँ, लिख लीजिए, व्हेन सोलर रे कोलाइड विद द ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंदों के साथ टकराती हैं सूरज की रोशनी, पानी की बूंदों के साथ जब टकराती हैं सनलाइट, तो क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्सल, इसको बोलते हैं हम लोग इंद्र। सबने देखा है रेनबो, देखा है सबने? रेनबो आप लोगों ने देखे हैं? बाहर कौन सा कलर है? रेनबो में 7 कलर हैं, तो 2 कलर, एक ऊपर हो गया, एक नीचे, तो ऊपर वाला, पक्की बात? ले, बहुत सारे लोग नहीं कर दिए, कभी ध्यान ही नहीं दिया। रेनबो कितनी बार देखा है आपने? हाँ, 7 कलर दिख गया, कौन सा कहां से शुरू है पता नहीं, ये पूछा हुआ है। 2 तरीके की चीजें होती लिखे, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेनबो, 2 तरीके के रेनबो होते हैं। पहला होता है प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें बाहर की तरफ रेड कर लो, प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, बाहर की तरफ रेड, और सबसे अंदर की तरफ, बाहर अंदर समझ रहे हो सब लोग ना? हाँ, बाहर अंदर मतलब ऐसे कलर, ऐसे का एक, फिर 2, ऐसे करके कलर होते हैं ना सारे। हाँ, तो इसमें जो सबसे ये वाला, ये होगा रेड, और अंदर वाला क्या होगा तुम्हारा, वॉलेट, ये होगा प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो। इसके लिखो 2 टाइम रिफ्रैक्शन प्लस 1 टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 टाइम होना चाहिए रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, FRACTI, रिफ्रैक्शन, और 1 टाइप होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और दूसरा लिखो सेकेंडरी, सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक रेनबो। सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया, रिवर्स कर दो, मतलब ऊपर वायलेट नीचे रेड, और दोनों लिख लो 2 2, 2 रिफ्रैक्शन होगा, 2 टोटल इंटरनल होगा। सेकेंडरी में यहां क्या हो गया तुम्हारा, वॉयलेट, और यहां क्या हो गया, रेड, ये वाला। और ये क्या लाएगा तुम्हारा 2 + 2, मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन होना चाहिए, 2 बार टोटल इंटरनल होना चाहिए। क्यूबाइट जानते हो, क्यूबाइट? क्यूबाइट नहीं सुना आप लोगों ने? क्यूब सुना, क्यूब? क्या डिफरेंस है दोनों में? अरे क्यूब सुना है, इक्वल, अब होती कि नहीं होती हैं? होती हैं, पक्का? और क्यूबाइट की
आमने सामने हो रहा है वो पक्का? तो जो लूडो में खेलते हैं वो क्या है? अब डाइस तो डाइस में है क्या, क्यूब है कि ये है? क्यूब और क्यूबाइड में क्या है? पक्का ना? क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। क्यूब और क्यूबाइड में से लाइट का रिफ्लेक्शन किस में होगा? क्यूब में होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। तुमने बोला जिसकी साइड सारी इक्वल होती है वो क्यूब होता है। ठीक, क्यूबाइड में जिसकी इक्वल नहीं होती है, ठीक बात। तो सीधी बात है, जिसमें इक्वल होती है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता कभी भी, ठीक है। इसको स्टार करके लिख लो, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द क्यूब। घन में बराबर, घन में लाइट का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्यूब बन जाता है आप लोगों से? बना सकते हैं? हाँ, तो उसको बना लीजिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। क्यूबाइड और क्यूबाइड में आमने सामने के कोई भी लेंथ को ऊपर नीचे लेंथ को बराबर कर देना, ठीक है। तिरछा बस मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हो गया ये। नेक्स्ट डालो, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का रंग। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का कलर आपको कैसे पता चलता है? दिखाई देता है, समझाई देता है, या जो भी है। किसी भी चीज का कलर जानने के लिए कुछ कलर्स आपको पता होने चाहिए। बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं क्लास 6-7 की। पहला होता है प्राइमरी कलर, सबने सुना है। कौन से 3 कलर होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। नोट करते चलिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, प्राइमरी कलर। सेकेंडरी, द्वितीयक कलर, लिख लीजिए। द्वितीयक कलर में वॉयलेट, येलो, ऑरेंज। वॉयलेट बैगनी, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी। थर्ड होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक रंग। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक रंग। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक रंग। इसमें हुए वही, जब प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में मिलाओ तो कोई तीसरा कलर बनेगा, वो होते हैं। तो लिख लो P प्लस एस। P प्लस एस, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री। कलर बता सकते हो? किसी कलर से कलर मिला के कोई कलर बनता हो, तुम लोग जानते हो? रेड व्हाइट से येलो, पिंक। अच्छा, ग्रीन और येलो मेरे को नहीं पता भाई, मैं कला का छात्र 8वीं तक ही रहा हूं, तो मेरे को आइडिया नहीं है। आप लोग बता रहे हैं, मैं मान ले रहा हूं। रेड और ग्रीन, ब्राउन। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे याद है 8th क्लास में जब हम लोग थे तो हमारे टीचर 3 ही कलर देते थे, यही वाले। सोचो सर, मैं क्यों बोलता हूँ ना, यूपी बोर्ड की पढ़ाई बड़ी खतरनाक होती है। और आर्ट में आपको नेचर वाला याद है, वो नेचर का वो बनाने आता था हमें, थीम, सीनरी, हाँ, लैंडस्केप। उसमें वो सबसे बड़ी टीचर 3 ही कलर देते थे। और अब बनाओ तुम, और उसमें सब वो हाथी घोड़ा सब बनाना रहता है, पेड़ क्या क्या होता है वो, अब समझ गए। हाँ, और कलर भी तुमको करना, और 3 ही कलर हैं। अब आप समझ रहे हैं, कॉम्बिनेशन के हिसाब से कलर सेट करके फिर आपको कलरिंग करनी। उसके बाद मैंने आर्ट छोड़ दी, फिर मैं साइंस चला गया। मैंने कहा अरे कुछ लोग कहते हैं ना साइंस छोड़ के आर्ट की तरफ चले जाते हैं, बहुत बार लोग होते हैं। मेरा दिमाग ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं हर व्यक्ति ऐसा ही हो। हाँ, तो इसलिए मैंने आर्ट, मेरे से नहीं हो पाई आर्ट, फिर मैं साइंस चला गया। क्योंकि यार क्या नौटंकी है, वो क्राफ्ट राफ्ट बनवाते थे सब, नहीं वो बुक क्राफ्ट होती है आपका उसने, अरे वो बड़ा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पे बड़ा फोकस था यूपी बोर्ड में। सीबीएसई का मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, होगा अच्छा ही होगा सीबीएसई में। सीबीएसई से बस मेरा विश्वास वहीं उठा जब आदमी के ना 100 में 100 नंबर आ गए। आर्ट में नहीं आते हैं, 500 में से 500, आपने देखा सीबीएसई में। और 100 में 100, 100% नंबर जो आते हैं, 100% ऐसे हैं, आए हैं ना। हाँ, तो और एक दो के नहीं, ऐसे कम से कम 50 बच्चों के आते हैं। तो मेरे को बस यही समझ, और मैंने जब मार्कशीट चेक की तो आर्ट का पेपर था वो, तो आर्ट के पेपर में 100 में 100, मेरे को बस हिसाब समझ में नहीं आए कैसे, उसने क्या बनाया। आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल मुझे लगता है। हो सकता है आप में से किसी के 100 में 100, पूरे 500 में से 500 आए हैं। नहीं, तो जो रिटर्न वाला आंसर होता है उसकी भी की आती है, तो वो एग्जैक्टली वही लिख दिया उसने। अच्छा, ऐसा होता है, टीचर आदमी सही बताएंगे यार, ऐसा होता है। अच्छा, तो की मतलब हर आंसर की आती है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, तो उसके वर्ड्स वो मैच करने होते हैं।
अच्छा, तो और की मिल जाए, मजा ही आ जाए फिर तो, है कसम से है। तो उनको वहां से पकड़ लेते हैं। ओके। हाँ, ये बात कुछ जमी। ऐसा अगर है कि कीवर्ड आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो मिल गए, आपने बात खत्म हो गए हैं। तब भी एक नंबर तो राइटिंग के कटने चाहिए यार। राइटिंग का कटते नहीं नंबर, मैं कुछ आप समझ रहे हैं, चलो ठीक है। प्रॉब्लम ये हुई थी ना, जब हम लोग ग्रेजुएशन 12th के बाद पास होके आए, तो जब हम लोगों ने डीयू में अप्लाई किया, तो प्रॉब्लम ये थी कि वहां की कट ऑफ ना 98 पे खत्म हुई थी, करोड़ीमल इन सबकी 98 पे खत्म थी कट ऑफ। फर्स्ट कट ऑफ नहीं आती है 98 पे, तो हम वैसे में नहीं थे, सीधी बात है। 98% यूपी बोर्ड में आने का मतलब आप भगवान है, इंसान नहीं है। 90 यूपी बोर्ड में भाई आप बिलीव मानिए, मेरे 72.8% थे हाई स्कूल में, और मैं डिस्ट्रिक्ट में थर्ड रैंकर था। यूपी में 437 रैंक थी मेरी। यूपी मेरिट आती, मेरिट पर निकलती थी, पता है आपको? यूपी में मेरा 400वां नंबर था। आप समझ रहे हैं मेरी मैं क्या बोल रहा हूँ? यूपी में उस साल करीब दिए होंगे बच्चे करीब 25 लाख, उसमें से 400 नंबर पे मेरा नंबर था, रैंक थी मेरी। आप समझे 72% पे, तो आप इसको समझना मत 72% में आपको लग रहा है कि क्या होगा। बिलीव समझ रहे हैं? गोल्ड मेडल मिला, टॉप 3 को मिलता था, बाकी को सांत्वना पुरस्कार सुने, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइज मिलता था। टॉप 10 को बाकायदा वो सर्टिफिकेट रखा है मेरे पास, वहां के डीएम, वहीं से मैं इंस्पायर्ड हुआ था सिविल सर्विसेज को। ये सब चीजें मेरी कुछ कहानियां हैं, कहीं बताऊंगा आपको मैं। तो डीएम साहब आए थे गोल्ड मेडल पहनाने के लिए, तो मेरे को पहली बार मैंने अपने सर से पूछा कौन है भाई, मैं टीचर में 10th में इतना कहाँ, तो उन्होंने बोला डीएम होते आईएएस फला फला। तो वहां से मेरा दिमाग घूमा सिविल्स को, बात समझ रहे हो? हाँ, तो वो कहानी वहां से बनती है। तो सोचो 72%, बोला आज के 72% समझ रहे हो, कुछ नहीं। बट मैंने इस चीज को नोटिस किया जब ग्रेजुएशन में बच्चों की एंट्री हो रही थी, तो वहां पे सीधे सीधे कट ऑफ दिया हुआ था ऐसे, सीबीएसई और क्या नाम, यूपी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कम जैसे मान लीजिए 87%, और यहाँ पे लिखा हुआ था 67%। ये ऐसे ऐसे गैपिंग थी, 20% का गैप दे रहे थे वो। तब मेरे को समझ में आया यूपी बोर्ड की औकात क्या है। ये मैं नहीं मानता हूं, ये कॉलेज मान रहा था इस चीज को लेकर के। कॉलेज को कम से कम 20% का गैप यूपी और सीबीएसई बोर्ड को लेकर चलते हैं। बात को समझ रहे हैं इस चीज को लेकर के? इसको हाँ, दिक्कत क्या हुई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप समझो, 87% वाला बंदा 67% के इक्वल है, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, उल्टा हो गया ये। हाँ वो समझ जाओ तुम लोग जो समझ गए हो यार, ये 87 है, ये 67 है, समझ गए? अब सोचो प्रॉब्लम यह है कि जब ये दोनों बच्चे अप्लाई करेंगे डीयू में, तो डीयू में तो परसेंटेज बेसिस पे होता है, तो सीधी उन्होंने बोला है कि 90% से ऊपर वाले जो लोग हैं वो पहली कट ऑफ में आएंगे। सीधी बात है, बंदा बाहर हो गया, क्योंकि परसेंटेज का तो खेल है सारा यहाँ, बट नॉलेज उसको कितनी ज्यादा है, बट खेल क्या हुआ परसेंटेज का। उसके बाद से 2015 के बाद से जब इसको चेंज किया गया, तो अभी यूपी बोर्ड में देखो नंबर 98%, 95%, मेरे भांजे गया 94%, वो रो रहा। 93.8% थे उसके, वो रो रहा लिटरली 10th में कि मामा मजा नहीं आया नंबर में। मैंने कहा तू पागल हो गया है, 93% बंदा क्यों, रीजन उसको पता है कहानी क्या, क्योंकि पहली कट ऑफ में नाम नहीं आएगा उसका। नहीं अब तो क्यों कर दिया इसी के नाते भाई। ये अब प्रॉब्लम समझो भाई, 99 पे जब मैं लगाया था तो 98.3% पे कट ऑफ खत्म हो गई थी उस साल। मैंने कहा शुरू कहां से हुई, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, 110% से शुरू होगी इसका मतलब है, तब तो 98 पे कह रहे सर 100% से शुरू हुई और 100% के कम से कम 20 25 30 सीटें थी, फिल हो गई 100% पे। फिर वहां मेरा दिमाग घूमा, 100% पे सीट भर गई, मतलब 50 बच्चे में से करीब 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 में 100 आ रखे हैं। ये किस हिसाब से रैंकिंग है यार? कुछ होता ना, कुछ तो कहीं तो गलत लिखा होगा यार, मतलब उसने सीधे कॉपी कर दिया, कहीं से टाइप कर दिया, क्या कर दिया। ग्रेस तो फेल वालों को देता होगा ना, तो नॉर्मल को क्यों ग्रेस देगा? मतलब मेरे 80 आ रहे तो मेरे को 87 मिल जाएंगे? हाँ, 3 लोग करते हैं और फिर भी 100 मिलती है। तो यार ऐसे लोगों को तो फिर चरण पकड़ने लायक है, 3 लोगों ने चेक करने के बाद भी 100 मिले उसको। फिर पता नहीं यार, मेरे को जमी नहीं, देखो सही जो मेरे को नहीं पता भाई, क्योंकि मेरे को इस पॉइंट पे सेटिस्फाई मैं हो नहीं, क्योंकि समझो लॉजिकली कहीं राइटिंग के भी नंबर नहीं कट रहे, आर्ट के भी, आर्ट में चलो बाकी सब, आर्ट में कौन सा कीवर्ड है, आर्ट में कीवर्ड होते हैं कुछ, आर्ट में कौन सा, आर्ट में तो यार चित्र बनाना रहा यार, सर्किल ही है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक नंबर कट गया कि नहीं, वो भी पूरा सर्किल, पूरा ट्रायंगल, पूरा कलर 100 में 100। तो हो सकता है भाई ज्यादा चेकिंग वालों को ज्यादा पता हो, मैं ब्लेम ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सीबीएसई पे। तो इसीलिए ना प्रॉब्लम, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, बंदा एक साल फेल हो जाए उनको लगेगा फिर सरदर्दी वाला काम है, आगे भेजो, पूरा काट देते थे। अच्छा, स्टेप जितने बढ़ते जाएंगे, दे दिया हुआ है। हाँ
तो मार्किंग इजी करना याद रखिए बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ। भाई तुम ही तो बता रहे थे कि वो सबको हमें पास करना ही है, मजबूरी है सर करनी चाहिए हाई स्कूल लेकर के, उस दिन बता रहे थे ना, बताओ कंपलसरी है, पास करना ही है आपको। अबे कहां से कर, कुछ लिखो तो भी करना है, तब आप समझ जाओ क्या होल गया। अगर सोचो जो बच्चा किसी काम का नहीं है उसको अगर पास करके अगली क्लास में आप भेज दियो का क्या होगा, प्रॉब्लम समझ रहे, कैरियर खत्म है उसका, ये दिक्कत है। बट वही लोग फिर पेरेंट्स यहाँ के बड़े शरीफ हैं, वो चढ़ेंगे है ना, क्या हमारा लड़का फेल हो गया, ये हो गया, बोल गया, तो टीचर भी क्या करे, फेंको इनको आगे, जाओ देखो 25 लाख 50, इस बार 52 लाख लोग पास हुए हाई स्कूल, 52 लाख। मैं यार डेटा सुन के हिल गया, ये 52 लाख लोग हाई स्कूल क्रॉस कर गए यूपी से, ये अब फर्स्ट ईयर में भी जाएंगे फिर 12th में भी जाएंगे। 50-50 लाख लोग हर साल पास हो रहे हैं, नौकरियां कहां हैं? हिसाब तो लगाओ, तुम लोगों को लग रहा है कि हमें लग रही चीजों के लिए 50 लाख 1 करोड़ लोग यहाँ इकट्ठा, 1 करोड़। भाई बीएड वालों का भी जाता है, सीटेट वाला कभी करीब 24 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और पिछले करीब करीब 70 लाख बीएड वाले खाली बैठे हैं जो सीटेट क्वालिफाई हैं। हिसाब समझ, 70 लाख क्वालिफाई करके सीटेट बैठे हैं और 20 लाख नहीं आ गए। और जॉब सरकार कितनी देती है? 2000 4000। यूपी सीटेट कितनी देती है टीचर की वैकेंसी? एक बार सीटेट की वैकेंसी आई थी 60,000, याद है यूपी में जो आई थी, वो 3-4 साल 5 हो गए, 3-4 साल 5 साल हो गए। अब हिसाब लगाओ, हर साल बीएड करके निकल रहे हैं लोग, सीटेट करके निकल रहे हैं, कहां जाएंगे? तो कई बार लगता है ना चीजों को लेकर कि सर इतनी आबादी है यार, तो या तो भाई प्राइवेट कर लो, और प्राइवेट के स्कूल का हाल पता ही होगा, प्राइवेट वाले आवाज आई नहीं मैडम, नहीं बताती तुमको। खैर चलो, हाँ कलर में लिखो। अच्छा दोनों कलर हो गए थे ना आपके, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का कलर is base the color which reflected by that object, which reflected by that object,